भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, बिल्कुल सही है, लेह है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम। यहाँ तक कि मानसीराम में इतनी वर्षा होती है कि वो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान बन गया है। मानसीराम कहाँ पड़ता है? ये मेघालय के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है ना। मेघालय के अंतर्गत 3 पहाड़ी है, ठीक है ना, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी। वो तीनों पहाड़ी जो है ना एक आर्च बना देता है, जिससे जितना भी मानसून जाता है सब उससे टकरा के वापिस आके वहीं बरस जाता है। इसी कारण से मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो क्वेश्चन अगर कल को पूछा जाए कि मानसीराम में किस कारण से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो तीनों पहाड़ी उसके लिए जिम्मेदार है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी। आगे आपको बताना विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? या मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना गर्त जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कितना उसका ये है डेप्थ? 11,022 मीटर, ठीक है ना, 11,022 मीटर, ठीक है ना। और सबसे ऊंची स्थान कौन सी है पृथ्वी पे? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी पे जो सबसे ऊंची स्थान है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट चोटी है। और जो सबसे गहरी है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस महासागर के अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का काली गुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? काल गुर्गी है, वही है काल गुर्गी। किसके? नहीं, हीरा नहीं, सोना के लिए, ठीक है ना, सोना उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो काल गुर्गी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, ठीक है ना, ये तराई क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, ढलान क्षेत्र, इसी में थारू जनजाति का निवास स्थान है। थारू जनजाति के बारे में विशेष एक जान लीजिए। अभी जो दीपोत्सव होने वाला है 22 जनवरी को, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि भगवान राम जब आ रहे हैं तो आप लोग दीपावली मनाइए। तो इन्हीं के आगमन में दीपावली मनाया जाता था, ठीक है ना, प्राचीन काल में। और उसी दीपावली को जो है थारू जनजाति शोक के रूप में मनाता है, क्योंकि एक कहानी, पौराणिक कथा है इसके पीछे कि जब भगवान राम जो है समंदर से रास्ता मांग रहे थे तो समंदर रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुई, समंदर रास्ता नहीं दिया। तो लास्ट में लक्ष्मण जी के कहने पर वो ब्रह्मास्त्र तान दिए थे। तो जब ब्रह्मास्त्र तान दिए थे तो फिर तब जो है समंदर देवता आते हैं और उसके बाद जो कहते हैं कि हम आपको रास्ता देने के लिए तैयार है। तो जब ब्रह्मास्त्र वो प्रत्यंचा पे जब चढ़ चुका है तो उसका शक्ति तो आ गया, कहीं ना कहीं तो वो काम करेगा ही। तो लास्ट में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उत्तर दिशा में भगवान राम उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और उत्तर दिशा में जो है थारू जनजाति उस समय में निवास करती थी और उसका सब घर परिवार वगैरह बिछड़ गया था। इसी के लिए दीपावली के उत्सव को जो है थारू जनजाति शोक के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इसका वर्तमान में निवास स्थान है। बताइएगा हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? यानी कि हजीरा जो उर्वरक कारखाना है ना, उसका जो मतलब ईंधन है वो क्या चीज है, क्या किस चीज से वो ईंधन प्राप्त करता है? तो प्राकृतिक गैस से, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी से वो अपना ईंधन का काम चला रहा है। आगे बताना आपको नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। बहुत अच्छा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आगे आपको बताना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, बिल्कुल सही, हैदराबाद में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। बताइएगा भारत के किस खनिज का उत्पादन, भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर, हाँ, ग्रेफाइट में, अब्रक नहीं, ग्रेफाइट में, ठीक है ना, ग्रेफाइट में। हालांकि अब अब्रक का बताइएगा तो अब्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? अब्रक, ठीक है ना, राजस्थान है, बिल्कुल सही, राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? तो बिहार का पड़ोसी दक्षिणतम राजस्थान, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है। और आत्मनिर्भर किस खनिज पे है भारत? तो ग्रेफाइट में आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट इसको किसी देश से आयात करने की जरूरत नहीं है। बताइएगा संगमरमर जो है एक प्रकार का कायांतरित चट्टान का रूप है, ठीक है ना। बताइएगा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम शुक्र, ठीक है ना। पृथ्वी का निकटतम कौन सा है? शुक्र। निकटतम कौन सा है? शुक्र है, ठीक है ना। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के बाद जो दूसरा निकटतम तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, बिल्कुल सही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद का अगर निकटतम तारा पूछेगा तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आगे आपको बताना है महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नहीं, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर जो लगता है इसके कारण होता है, ठीक है ना। सब लोग को पता है लेकिन थोड़ा सा इसको क्लियर करके रखिएगा। चंद्रमा और सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण लगता है हमारे पृथ्वी पर, इसी कारण से जो है ना सो पूरा पानी जो है ऊपर उठ जाता है समुद्र तल में। यही ज्वार भाटा का
ज्वारभाटा कहलाता है। बताइएगा तो सूनहर जो है ये किसको जोड़ती है? सूनहर किसके किसके बीच है? सूनहर, हाँ बिल्कुल सही है, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच कौन सी नहर है? सूनहर बनाया गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? आकस्मिक निधि को, हाँ आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ठीक है ना। यानी कि आकस्मिक, हाँ देखिए दो प्रकार का सरकार का जो अकाउंट है ना, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वो दो प्रकार का अकाउंट है। एक तो है संचित निधि, ठीक है ना, जहां पे सरकार जितना भी पैसा टैक्स के रूप में वसूलता है उस सारा पैसा को लेकर के संचित निधि में डाल देता है, जितना भी पैसा वसूलता है टैक्स, ठीक है ना। लेकिन कुछ पैसा जो है ना पहले से जो टैक्स वसूला हुआ है उस टैक्स को एक और दूसरा अकाउंट में रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज? आकस्मिक निधि, ठीक है ना। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि में क्या होता है कि राष्ट्रपति को अगर किसी भी चीज के, जैसे कि मान लीजिए कि राफेल खरीद करके लाया, ठीक है ना, और लग रहा है कि 6 गो राफेल और तत्काल तुरंत चाहिए, तो 6 राफेल चाहिए तुरंत, तो उसके लिए तो पे करना होगा हमको डसाल्ट एविएशन को, तो वो तो पैसा लेगा, ठीक है ना। तो वो पैसा क्या करेगा राष्ट्रपति? तुरंत उसमें से निकाल करके दे देगा, 6 राफेल खरीद करके भेज देगा कि जाओ पाकिस्तान पर अटैक कर दो। लेकिन वो जो खरीद करके दे दिया तो उसका लेखा जोखा जो है सांसद के समक्ष तो रखना पड़ेगा ना, तो सांसद से बाद में वो स्वीकृति करवा लेगा। तो ये कैसा निधि हो गया? आकस्मिक निधि। और एक होता है कि ठीक है भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है सो चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदना है, तो चलिए आराम से अपना खरीदा जाएगा, पहले जो है लोकसभा से पास करवा लीजिए, राज्यसभा से पास करवा लीजिए, कितना पैसा में खरीद रहे हैं, तो ये कौन सा निधि हो गया? संचित निधि हो गया, ठीक है ना। आगे आपको बताना है योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनका जो है ना वरीयता क्रम में ये किसके समकक्ष होते हैं? कैबिनेट मंत्री के, बिल्कुल सही है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, ठीक है ना। और बताइएगा भारत में जो है जिनका ये मिलता है क्या बोलते हैं, भारत रत्न जो विजेता होते हैं वो वरीयता क्रम में कैमे क्रम पे आते हैं? हाँ, भारत रत्न प्राप्त करता जो व्यक्ति होते हैं वो वरीयता क्रम में कैमे में आते हैं? नहीं, वो 6 का ए में आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? 6 का ए में आ जाते हैं। सबसे ऊंचा कौन रहते हैं? सबसे पहला कौन रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, तीसरा कौन? प्रधानमंत्री, चौथा हाँ ठीक है बिल्कुल सही, भूतपूर्व राष्ट्रपति। चौथा क्रम पे कौन आ जाते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति। और 5वें क्रम पे मुख्यमंत्री इसमें नहीं आते, राज्यपाल आते हैं। 5वें क्रम पे कौन आते हैं? राज्यपाल आते हैं, ठीक है ना। और 5वें क्रम पे राज्यपाल के साथ साथ 5 के ए में कौन आ जाते हैं ये बताना है आपको। 5 के ए में लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, और सीजीआई, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये 5 के ए में आ जाते हैं। इसी तरह से क्रम चलते रहता है। 6 का ए तक याद रखिएगा ना, बस इतना ही पे सारा काम चल जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने का किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर पद से हटाना है तो आपको कैसी बहुमत चाहिए सांसद में? साधारण नहीं, साधारण नहीं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है ना तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए। कैसी बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत से आप हटा सकते हैं। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सांसद के द्वारा, ठीक है ना, सांसद के द्वारा, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से, सांसद के द्वारा राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से। और उसमें बहुमत कितना चाहिए हटाने के लिए? तो 2/3 बहुमत चाहिए, तब हटेगा। यानी हर 3 आदमी में से 2 आदमी राजी होना चाहिए कि हाँ इसको हटा देना चाहिए, तभी हटाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। और कहां पे जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे आपको बताना संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है ना, जेबी कृपलानी। और तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और सीधे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। आगे आपको बताना सॉलिसिटर जनरल कैसा अधिकारी होता है? सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये राज्य में होता है, कैसा अधिकारी होता है ये? हाँ, कानूनी अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है ना, सॉलिसिटर जनरल। आगे आपको बताना भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? सांसद के पास है। किसके पास है? सांसद के पास। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है? सांसद के पास। हालांकि 1935 का जो अधिनियम आया था ना उसमें बताया गया था कि ये राष्ट्रपति को ये दे दिया जाए,
ठीक है ना, ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दे दिया जाए, लेकिन बाद में बहुत विचार विमर्श करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसको कहां डाला गया, तो संसद के पास ही डाला गया। आगे आपको बताना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए है? आर्टिकल 51, ठीक है ना। विदेश नीति का है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए कौन सी है, तो आर्टिकल 51 है, ठीक है ना। आर्टिकल 51 का संबंध किस भाग से है? भाग 4 से। अभी बताया कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व ही चलते रहता है। आगे आपको बताना, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5, ठीक है ना, भाग 5, ठीक है ना। कहां से कहां तक है, तो 52 से लेकर के 151 तक चला जाता है, सबसे बड़ा भाग है। सबसे छोटा भाग कौन सा है? कौन सा? भाग 20 जो है भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग है, उसमें एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 368, ठीक है ना। भाग एक ही है, 368, ठीक है ना। और बाकी भी एक दो भाग और है जिसमें कि 1-2 आर्टिकल ही है, लेकिन उसमें क्लॉज बहुत सारा जुड़ा हुआ है, लेकिन 368 में ऐसा कोई ये नहीं है, एक ही आर्टिकल है उसमें, 368, ठीक है ना। भाग 20 सबसे छोटा है। मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, कौन से भाग को? भाग 3 को। और प्रकीर्णन किस भाग में पाया जाता है? भाग 19 में। चलिए आगे आपको बताना, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची के तहत देता है? केंद्र सरकार राज्यों को, हाँ, केंद्र सरकार जो है ना राज्यों को जो निर्देश देता है वो किस सूची के तहत, तो संघ सूची बना करके वो निर्देश दे सकता है कि आपके यहाँ जो है, आपके लिए हम एक कानून शिक्षा व्यवस्था पे बना दिए हैं, पूरे देश में लागू है, आप भी इस चीज को मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हाँ, भारतीय रुपया का, बिल्कुल सही है, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएशन जो होता है ना, इवैल्यूएशन क्या होता है कि पूरे विदेशी मुद्रा को आप एक पैमाने पे रख के उसके रिस्पेक्ट में अपने मुद्रा का वैल्यू जो है थोड़ा सा घटा दीजिए, ताकि आपके यहाँ जो है ना सो आयात निर्यात ज्यादा हो सके, ठीक है ना। यानी आपके यहाँ से सामान लोग ज्यादा खरीद सके, आप ज्यादा चीज निर्यात कर सके और ज्यादा चीज आयात कर सके, इसके लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का दाम कम करना ही अवमूल्यन है, ठीक है ना, इवैल्यूएशन है। आगे आपको बताना है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात की अनुपस्थिति जो है ना, ये बंद अर्थव्यवस्था को सूचित करता है, ठीक है ना, क्लोज इकोनॉमी को। आगे बताना है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना इटली रोम में है ये 1945, 25 ने 1945 में, ठीक है ना। आगे बताना, आयकर जो है ये कैसी कर है? हाँ, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। कैसी टैक्स है? तो डायरेक्ट टैक्स है। देखिए आयकर के अलावा जो है ना जितना टैक्स आपको मिलेगा ना, लगभग 99% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर ही है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर ही है, ठीक है ना। और जीएसटी के अंदर तो देख ही रहे हैं कितना सारा टैक्स आ गया। आगे आपको बताना है, कोलार स्वर्ण खाद्यान्न जो है ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। सबको याद है कौन सा फिल्म आया था किसके ऊपर? केजीएफ, ठीक है ना। बताइएगा तो भारत का कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, ठीक है ना, ये विनिर्माण। और किस श्रेणी में इसको रखेंगे आप? द्वितीय, सेवा नहीं, द्वितीय, ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग का धरती है, ठीक है ना, जमीन है, ठीक है ना, ये धरती हम लोग को अगर कुछ देता है और हम लोग को वो मिला तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। धरती हमको क्या दिया? मान लीजिए कि हमको नारियल दिया, धरती हमको क्या दिया? नारियल दिया। उस नारियल का जो है ना, नारियल को सुखा करके उसमें से हम तेल निकाल लिए। कौन सा काम किए हम? विनिर्माण का काम किए। मतलब एक चीज निर्माण करके हमको धरती दिया था, उसको विनिर्माण, उसका दोबारा निर्माण कर दिया, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और नारियल तेल को ले जाकर के अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चढ़ा कर हम उसको बेच दिए, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। धरती में से हमको क्या मिला? लौह अयस्क। लौह अयस्क में से जो है लोहा निकाल के स्टील बना लिए, कौन सा क्षेत्र हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। और लोहा जिस समय लौह अयस्क निकाल रहे थे वो कौन सा क्षेत्र हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और उस लोहा को ऑनलाइन जो है सो बेच रहे हैं, कौन सा क्षेत्र हो गया? तृतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। बस इतना ही कंसेप्ट है पहला, दूसरा और तीसरा का। सबसे ज्यादा जो भी भारत के पास है, कौन सा क्षेत्र से वो पैसा आमदनी करता है? तृतीय क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से। जैसे देखिए ना, डीजल निकाला, धरती से डीजल निकाला, डीजल निकाल करके रेलगाड़ी में इंजन में डाल दिया, ठीक है ना, ये दूसरा क्षेत्र हो गया। ऑनलाइन टिकट बेच करके पैसा कमाया, तो पैसा कहां से मिल रहा है? टिकट बेचने से। टिकट बेचना कौन सा हो गया? तृतीय क्षेत्र। सेवा वो दे रहा है, सेवा क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा वहीं से पैसा कमाता है भारत सरकार। आगे आपको बताना है, सैन्य वेट का संबंध किससे है? सैन्य वेट कैसा कर है?
सैनवेट जो है ना उत्पाद कर है, यह कैसा कर है ये बताइएगा। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में यह प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार कितना क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप है, ठीक है ना। 56,980 किलोमीटर, ठीक है ना। गंगा का जो उत्तरी मैदान है ना उसमें बिहार का कितना क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, तो 56,980 किलोमीटर तक। ये बीएसएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पहले का, लेकिन 2006 का ही है। बताइएगा तो आगे, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? 1936 में। उड़ीसा बिहार से कब? 1936 में। बताइएगा बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा किस तिथि को हुई थी? 1928 में। आप याद रखिएगा 4 मार्च का दिन। कौन सा दिन? 4 मार्च 1928 में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है डिस्कशन में, इसमें से आपको 99% क्वेश्चन आपको आते ही रहता है और इसी के लिए थोड़ा सा इसमें मन नहीं लग पाता है। सारा क्वेश्चन लगेगा कि आ ही रहा है। बताइएगा तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉम्स्टन थे। 1857 के समय कौन थे? पॉम्स्टन थे। और जिस समय में गांधी इरविन समझौता हो रही थी उस समय में कौन थे? कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और महात्मा गांधी जब रूठ करके भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। बहुत सही है। आगे आपको बताना है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ऐसा कथन किसका है? नेहरू जो है ना, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है वो एक पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? अबुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? अबुल कलाम के द्वारा। हाँ ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इन्हीं के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा कहा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वो कब बनते हैं सबसे कम? 1923 में। कब बनते हैं? 1927 में। और दोबारा जब उनका निर्वाचन होता है ना कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, तब वो कब बनते हैं? 1940 से लेकर के 46 तक वो दोबारा था उनका, ठीक है ना। तो 7 सालों का उनका कार्यकाल रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष बतौर, इसी के लिए उनका सबसे ज्यादा दिन तक रहता। बताइएगा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? नहीं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है। महात्मा गांधी का राम राज्य जो है ना, महात्मा गांधी बोलते थे कि राम राज्य चल रहा है। ये राम राज्य लाने के लिए उनका 2 जो है ना फंडामेंटल कंसेप्ट क्या था? सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। बोल रहे थे कि जब सत्य और अहिंसा पूरी तरह फैल जाएगा तो राम राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा तो बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया था बहिष्कृत भारत। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? एकदम सही बोलिएगा। 1928 में जैसे ही होगा तो कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। HSRA। हाँ, भगत सिंह भी उनके साथ थे, ठीक है ना। क्या हुआ? अब भगत सिंह और चंद्रशेखर, देखिए HSRA जब देता है ना, ठीक है ना, सोशलिस्ट जब लग जाता है ना, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों साथ थे। 1928 में कहाँ किया गया था? क्या हुआ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। और 1924 में जो किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका कहाँ था? तो वो कानपुर में किया गया था। कानपुर में 1924 में किया गया था। आगे आपको बताना विदेश में प्रथम स्वतंत्र जो है भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? हाँ, फिर से क्वेश्चन को सुनिए, ठीक है ना। या फिर इसको इस तरह से प्रश्न को बोला जा सकता है कि भारत का जो है ना प्रथम सामंतर सरकार का गठन कब हुआ था, या अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? कई बार हम बता चुके हैं क्लास में। सबसे पहले कहां? अफगानिस्तान में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अफगानिस्तान में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। कब किया गया था? 1915 में। कब किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, 1915 में, ठीक है ना। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है, इसको पूरा एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में जो है समांतर सरकार की गठन की जाती है, ठीक है ना। और उसमें सहयोग कौन सा देश करता है उनको समांतर सरकार की गठन करने में? जर्मनी। कौन सा देश सहयोग करता है? जर्मनी के सहयोग से वो करते हैं, ठीक है ना। और इसमें वो प्रधानमंत्री जो नियुक्त करते हैं वो किसको नियुक्त करते हैं? बड़कतुल्ला को। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करते हैं? बड़कतुल्ला को। कब?
1915 में। और कौन करते हैं? राजा महेंद्र प्रताप। कहां करते हैं? काबुल में। किस देश के सहयोग से करते हैं? जर्मनी के सहयोग से। बस इतना ही प्रश्न इससे आता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना है रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, मतलब उनका जो फिलॉसफी था वो क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य का फिलॉसफी क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है ना। बताइएगा अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में। शिवाजी, ठीक है ना। अष्ट प्रधान जो है किसके दरबार में? शिवाजी। और वही अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय, ठीक है ना। अष्ट दिग्गज था क्या? 8 मंत्रियों का समूह था? नहीं, अष्ट दिग्गज जो है ना वो 8 तमिल विद्वानों का समूह था। क्या था? 8 तमिल विद्वानों का समूह था। जबकि अष्ट प्रधान जो है ना ये मंत्रियों का समूह था, ठीक है ना। 8 मंत्रियों का समूह कौन था? अष्ट प्रधान, जो शिवाजी के दरबार में रहा करता था। और वो दिग्गज जो रखे हुए थे वो क्या था? वो तमिल जो है ना सो मतलब विद्वानों का वो समूह था, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताइएगा तो मोहम्मद गौरी के साथ दास ने बंगाल और बिहार का विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद गौरी का कौन सा दास जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। किसका दास था ये? मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के साथ जो है ना 5 लोग आया था, वो उसी में से ये एक था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उन्हीं में से एक था, ठीक है ना। बताइएगा चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। बताइएगा तो सल्तनत कालीन में जो है अधिकांश जो है अमीर एवं सुल्तान जो है यह किस वर्ग से संबंधित थे? सल्तनत कालीन में जो है अधिकांश अमीर व्यक्ति, ठीक है ना, और सुल्तान वगैरह जो बनता था वो किस वंश से संबंधित था? किस वर्ग से संबंधित था? तो वो सब तुर्क वर्ग का था। किस वर्ग का था? तुर्क वर्ग का था, ठीक है ना। तब ना तुर्क चेहलगानी का स्थापना करता है कौन? इल्तुतमिश। आगे आपको बताना है सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा। कहां बनवाया गया था? सांची। कहां? मध्य प्रदेश के सांची में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सांची में। अभी हाल ही में सांची चर्चा में रहा, किस कारण से लेकर के? नहीं, वो भारत का पहला सोलर सिटी बना है। किस चीज के लिए चर्चा में रहा था? भारत का पहला सोलर सिटी बना है, ठीक है ना। बताइएगा तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? हाँ, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? संवत भी शुरू किया था 78 एडी में। 78 एडी में यानी कि 78 ईस्वी में, ठीक है ना। कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत शुरू किया गया था? शक संवत की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। कनिष्क किस मतलब ये था, किस वंश का शासक था? हाँ, कुषाण वंश का था, ठीक है ना। कुषाण वंश का था। और राज्याभिषेक करवाता है उसी वर्ष जो है एक संवत की शुरुआत करता है 78 एडी में। कौन सा संवत? शक संवत की शुरुआत करता है, ठीक है ना। विक्रम संवत कब होता है? 58 बीसी में, यानी कि 58 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 58 ईसी में। हिजरी संवत कब होता है? हिजरी संवत 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में, ठीक है ना, हिजरी संवत। और उसके बाद बताइएगा अकबर के द्वारा एक संवत चलाया जाता है जिसका नाम क्या है? इलाही संवत, ठीक है ना। इलाही संवत कब चलाता है? 1583 में। 1583 में। 82 में तो दीन इलाही की स्थापना ही करता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेश देश मतलब किसके सहयोग से ये बनाया गया था? बोकारो रूस के सहयोग से, ठीक है ना। उस समय में सोवियत संघ रूसी था, उसी के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था। कहां है ये बोकारो स्टील प्लांट? झारखंड में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा, ठीक है ना। चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? क्यूबा कहलाता है। बताइएगा भारत का महान ज्योति आचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से संबंधित थे? पटना, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तरेगना से संबंधित थे। कहां से थे? तरेगना से। तरेगना एक स्टेशन भी बना हुआ है, उस गांव का नाम ही पड़ गया तरेगना। वहां पे हमेशा आर्यभट्ट वगैरह आकर के तारा उड़ा को गिना करते थे ना, नामे दे दिया उस गांव का तरेगना, ठीक है ना। क्या हुआ? मनेर में है, पटना में आगे है। चलिए आगे आपको बताना है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है कटेल केवाल मिट्टी। कौन सा? कटेल केवाल मिट्टी, ठीक है ना। थोड़ा सा नया लग रहा है चीज, इसको अच्छे से याद रखिएगा। गंगा के दक्षिणी वो जो है ना बांगर और खादर जो है ये उत्तरी मैदान है। गंगा के उत्तरी मैदान वाले
जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है ना। और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। और अभी जो प्रश्न है इसमें बोल रहा है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो कटेल कैबाल बोलते हैं, कटेल कैबाल बोलते हैं, ठीक है ना। कटेल कैबाल, कटेल कैबाल मिट्टी ही बोलते हैं। और नया मिट्टी का भी कुछ नाम होगा, हो सकता है आगे आए। देखिए आगे आपको बताना है बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, यानी कोसी परियोजना कब बना था बिहार में? कोसी परियोजना, कोसी परियोजना 1954 कब बना था? 1954। भारत का सबसे पहला परियोजना कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है ना। कब आया दामोदर घाटी परियोजना? 1948 में आया, 1948 में आया, ठीक है ना। 1948 में आप याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितनी बांध का निर्माण हुआ? नहीं, 3 बांध का, ठीक है ना। 3 बांध का निर्माण होता है, 3 बांध का। एक तो दामोदर बांध का ही निर्माण होता है झारखंड में, और तीनों का तीनों कहां होता है? तो झारखंड में ही होता है, ठीक है ना। एक जो है तिलैया बांध का निर्माण होता है, और एक बड़ाकर नदी पर कौन सा बांध है? हाँ, बड़ाकर नदी पर 2 बांध है, ठीक है ना। एक तिलैया बांध है और एक और बांध है। उस दो और प्लस में एक जो है सो दामोदर नदी पर ही एक बांध बनाया गया 1948 में। सबसे पहला ये था नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। किसके कार्यकाल में ये आया था? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आया था। जवाहरलाल नेहरू के अथक प्रयास से ही ये आया था दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है, यानी गीत गोविंद के उनके द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना, जयदेव के द्वारा। बताइएगा तो भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? मानव रहित यान, लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य। भारत के द्वारा जो विकसित पहला जो है मानव रहित यान जो है कौन सा है? लक्ष्य है। बताइएगा हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुकुमार कवि, सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है ना। सुकुमार कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय बालिका कौन थी, यानी महिला कौन थी? ऐसे लिखे हो बालिका। ग्रैंड स्लैम एक ही तो खेलती है, सानिया मिर्जा, ठीक है ना। ग्रैंड स्लैम जान रहे हैं ना, लॉन टेनिस जिसको बोलते हैं, बॉल से जो टेनिस खेलता है, भारतीय खिलाड़ी यही तो है महिला में, सानिया मिर्जा। पीवी सिंधु क्या खेलती है? बैडमिंटन। साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन, ठीक है ना। मोनिका बत्रा क्या खेलती है? टेबल टेनिस, बिल्कुल सही है, टेबल टेनिस। और सानिया मिर्जा क्या खेलती है? लॉन टेनिस खेलती है। आगे आपको बताना तमसो मां ज्योतिर्गमय में यह पंक्ति कहां से ली गई है? कहां से? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है ना। ज्योति मां में जो है तमसो मां ज्योतिर्गमय ये पंक्ति कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ध्यान से सुनिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये लिखा हुआ है E.F. सुभाकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? E.F. सुभाकर के द्वारा। कौन सा पुस्तक लिखा गया है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, छोटा खूबसूरत होता है। आगे बताना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड यह कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड। बताना है कितने पाकिस्तान पुस्तक की रचना किसने की थी? कमलेश्वर के द्वारा, कमलेश सिंह ने, कमलेश्वर के द्वारा, ठीक है ना। कितने पाकिस्तान पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? कमलेश्वर के द्वारा, ठीक है ना। बताइएगा तो ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था? ग्रीन पैम्पलेट, इसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता। अब बताइए चौधरी रहमत अली, ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द कौन देते हैं? चौधरी रहमत अली, उन्हीं के द्वारा जो है ना ग्रीन पैम्पलेट लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वंदे भारतम योजना जो है यह किसके लिए है? भारतम नहीं, वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना किसके लिए चलाया गया था? ये जो है ना गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए चलाया गया था, ठीक है ना, वंदे मातरम योजना। बताइएगा तो पोलियो का टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन साल्क के द्वारा, ठीक है ना। पोलियो टीका का खोज कब किया गया था? कब किया गया था? 1956 में, ठीक है ना। और पोलियो वायरस की खोज कब की गई थी? पोलियो वायरस की खोज 1908। पोलियो वायरस का खोज कब किया गया था? 1908, ठीक है ना। और 56 में जॉन साल्क जो है पहला कौन सा ड्रॉप बनाते हैं? नजल ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है ना, जॉन साल्क। आगे आपको बताना है
एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना mmHg होता है? 120/80, ठीक है ना। डायसिस्टोलिक कितना होता है प्रेशर? 80। डायसिस्टोलिक कितना होता है? 80। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। क्या होता है इसका यूनिट, क्या है? mmHg, ठीक है ना, mmHg। आगे आपको बताना है कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशा का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक है ना, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस कह रहे हैं, उत्तल दर्पण का दृश्य प्रकाश यानी पीछे देखने के लिए जो है ना, ये बोल रहा है। आगे आपको बताना है मानव शरीर में रक्त थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण। और किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। बिल्कुल सही है, हिपेरिन के कारण जो है नहीं जमता है। और जब हिपेरिन जो है ना, जब वो उसमें ऑक्सीजन से वो मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी कारण जैसे ही शरीर के बाहर खून आएगा तो वो जम जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर जब तक रहेगा, यानी वेन के अंदर जब तक रहेगा, तब तक हिपेरिन काम करते रहेगा और उसको जमने नहीं देगा, ठीक है ना। जितना भी सांप वगैरह जो काट लेता है ना, सांप बिच्छू वगैरह, उसमें जो लोगों की मृत्यु होती है उसमें खून के जमने से ही होता है, हिपेरिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हिपेरिन न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है वो 7 दिन के अंदर आपको लगा देना है। जन्म के तुरंत बाद जो है ना, वो टीका लेकर के सीधे सुई दे देता है। कौन सा टीका रहता है? वही बीसीजी का टीका रहता है, ठीक है ना। बीसीजी का खोज कौन किया था? बीसीजी टीका बनाया कौन था? कैलेमट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? कैलेमट के द्वारा बनाया गया था। और इसी के ऊपर, इसी के नाम के ऊपर जो है बीसीजी टीका का नाम भी रखा गया है, बैसिलस कैलेमट ग्यूडीन। बैसिलस कैलेमट ग्यूडीन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, और बैसिलस कैलेमट ग्यूडीन जो टीका है ये किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? 3 बीमारी से। कौन कौन सा? हाँ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। वो डीपीटी का वैक्सीन है। यह जो है ना टीबी से सुरक्षा देता है, ठीक है ना। यक्षमा जिसको बोलते हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, उस बीमारी से सुरक्षा देने के लिए किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। और जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है यह। आगे आपको बताना है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, ठीक है ना। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये बताइएगा। 22, 44, 2, ठीक है ना। यानी कि 23वां जो जोड़ा होता है वो कैसा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। बाकी जो है जेनेटल क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशी में थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक एसिड का, ठीक है ना। बताइएगा अस्त होते सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। देखिए इसमें 2 चीज है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। लगता है हमेशा कि कब परावर्तन होगा, कब अपवर्तन होगा, कब प्रकीर्णन होगा। तो जैसे ही कलर अगर चेंज होता हुआ दिख रहा है ना, कलर अगर चेंज होता दिख रहा है तो आप सीधा सीधा समझिए वो उसमें क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रहा है, यानी कि प्रकीर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, यानी कि कलर सबको लेकर के छीट दिया जा रहा है। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि लाल कलर का अबीर आपके पास है, उसको लेकर के उड़ा दीजिए पूरा, तो वो क्या हो गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया? स्कैटरिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा, स्कैटरिंग में कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि कलर आपको वैसा दिखेगा। जैसे समुद्र का पानी नीला दिखता है, किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। उसमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन समुद्र का पानी में जो है सिक्का झलफलाते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? तो अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, किस कारण से? अपवर्तन के कारण। तो जहां भी दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है, तो सीधा सीधा अपवर्तन, और उसमें रंग अगर आ गया तो आप दे दीजिएगा प्रकीर्णन, ठीक है। नहीं, 2 चीज को याद रखिएगा, मतलब थोड़ा सा मिस कर जाइएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं भी अगर प्रतीत होगा शब्द लगेगा, सीधा आप अपवर्तन खोजिए, और अगर उस प्रतीत होने में रंग अगर लग गया तो सीधे प्रकीर्णन खोजिए, आपका काम चल जाएगा। बताइएगा खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाँ ठीक है, बेंजोइक एसिड का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। यानी कि किसी भी चीज को आपको सुरक्षित रखना है, खाद्य सामग्री को, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना, बेंजोइक एसिड के साथ साथ एक और एसिटिक एसिड जो होता है, जिसको कि सिरका भी बोलते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है ना। कोशिका भित्ति के कारण, यानी सेल वॉल जो है किसमें नहीं होता है? जंतु कोशिका में, जबकि सेल वॉल किसमें होता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति जो है उसमें पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली
दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। आगे आपको बताना है मानव शरीर में अधिकांश पाचन जो है वो शरीर के किस अंग में संपन्न हो जाती है? छोटी आंत में, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सारा चीज पाचन हो जाता है। बस जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत जो है उसका मोटाई ज्यादा होता है। क्या होता है? मोटाई ज्यादा होता है, उसका लंबाई कम ही होता है, ठीक है ना। 5, इसको याद रखिएगा, 4 और 5 का रेशियो रहता है, ठीक है ना। 4 और 5 का रेशियो रहता है, यानी कि अगर 15 मीटर जो है सो आपका बड़ी आंत है तो आपका छोटी आंत कितना हो जाएगा? 20 मीटर का रहता है, ठीक है ना। अगर वो 15 मीटर है तो वो 20 मीटर का हो जाएगा। इसी रेशियो में आप याद रखिएगा। छोटी आंत जो है ना वो किस प्रकार के जानवर में मतलब बड़ा होगा, ये बताना है आपको। शाकाहारी में, बिल्कुल सही है। शाकाहारी में छोटी आंत का जो लंबाई है वो बड़ा हो जाएगा, जबकि मांसाहारी में छोटी आंत का लंबाई जो है सो छोटा हो जाएगा मांसाहारी में। इसको याद रखिएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। यानी शाकाहारी में उल्टा हो जाता है। बताइएगा तो बड़ी आंत में किसका पाचन होता है? हाँ, जल का। और नहीं, अवशोषण नहीं, अवशोषण तो होता है छोटी आंत में ही। जैसे शरीर में जो है 3 तो सबसे प्राइमरी जो है ना, खाना को पचाने के लिए हम लोग जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए 3 ही अंग मेनली है। कौन कौन सा? सबसे जो प्रमुख अंग है उसका नाम क्या है? लीवर। सबसे जो प्रमुख अंग है क्या है? लीवर। दूसरा जो उससे ज्यादा उसी के तरह जो प्रमुख अंग है उसका नाम क्या है? गॉल ब्लेडर। क्या नाम है? गॉल ब्लेडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? तो आपको छोटी आंत है। यही 3 अंग मिलकर के खाना का पाचन करता है, ठीक है ना। और खाना का पाचन होकर के लास्ट में अवशोषण जो होता है वो एक विलाय स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्ट खून में मिलता है। कहां मिलता है? खून में मिलता है। और उसी स्ट्रक्चर के द्वारा जब छोटा छोटा कण में खाना का पोषण जब टूट जाता है तो उसको वो ग्रहण कर लेता है छोटी आंत में ही। बड़ी आंत में जो है ना, सो जितना भी आप मेडिसिन खाते हैं, जितना भी आप दवा खाते हैं, उसका अवशोषण प्लस में शरीर को जितना पानी चाहिए उसका अवशोषण जो है कहां पे होगा? बड़ी आंत में होगा। बाकी खाना का पूरा अवशोषण छोटी आंत में ही हो जाता है। बताइएगा तो HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML है क्या? भाषा है, कंप्यूटर का भाषा है, ठीक है ना। कंप्यूटर भाषा है। बताइएगा एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सार्स चला था ना, सार्स कोव-19। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। सीवियर, हाँ बिल्कुल सही है। SARS होता है, ठीक है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। बहुत बार सार्स के बारे में बहुत बार पूछा गया जब से कोविड आया तब से। बताइएगा तो हाइड्रोजन गैस के जलने से आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस को अगर आप जलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा। आगे आपको बताना है घाव को शीघ्र भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाना चाहिए? विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी। और बताइएगा आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? प्रतिरक्षा तत्व को मजबूत करने के लिए विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है ना। संक्रमण विरोधी विटामिन भी कहलाता है वो। और जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है ना। और विटामिन कौन सा है जो कि हार्मोन्स भी कहा जाता है? विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल, ठीक है ना। कैल्सीफिरॉल। और विटामिन D3 का नाम क्या होता है? हाँ ठीक है। देखिए विटामिन D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। क्या होता है? D1, D2, D3 होता है, ठीक है ना। विटामिन D1 का क्या नाम है? तो साइटोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? साइटोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 का नाम क्या है? तो हाँ, कैल्सी अर्गोफिरॉल, ठीक है ना। कैल्सी अर्गोफिरॉल। और वही जो है विटामिन D3 का नाम क्या है? तो कैल्सी कोलोफिरॉल, कोलोफिरॉल, ठीक है ना। कैल्सी कोलोफिरॉल। और D3 हम लोगों में पाया जाता है, यानी एनिमल में कौन सा पाया जाएगा? D3। और पादप में जो पाया जाएगा वो D2 और D1, ठीक है ना। D2 और D1। D1 बहुत कम पादपों में पाया जाता है, D2 ही मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है? कैल्सी अर्गोफिरॉल। अपने लोग में क्या पाया जाता है? कैल्सी कोलोफिरॉल। आगे आपको बताना है भारतीय लोक सेवक को किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाता है? भारतीय लोक सेवकों को जो है किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाता है? यानी जितने भी सर्विस कमिश्नर है ना, जितने भी सर्विस कमिश्नर है, PCS से है या फिर संघ लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी है, उनको जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उनके अधिकारों का जो रक्षा किया जाता है, वो किस आर्टिकल के तहत? 311। किस आर्टिकल के तहत? 311, 311, ठीक है ना। किस भाग में आ जाएगा ये?
भाग 14, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। चलिए आगे बताना आपको, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? जे थॉमसन, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। गोल्डस्टीन से ज्यादा जो है ना उनका क्या हुआ, हाँ, गोल्डस्टीन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो रदरफोर्ड का नाम लेता है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड, अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो आप गोल्डस्टीन तो दे ही दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा तो परमाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। परमाणु का खोज या फिर परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। परमाणु बम का खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑटो हन के द्वारा। हाँ, परमाणु बम का खोज, हाँ, ओपेनहाइमर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया? एडवर्ड टेलर, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम से भी वो विनाशकारी बम आजकल बन गया है, ठीक है ना। उसका नाम है क्या चीज? न्यूट्रोनो बम। क्या नाम है? न्यूट्रोनो बम। न्यूट्रोनो बम का खोज कौन किया था? न्यूट्रोनो बम का पाउली। न्यूट्रोनो बम का खोज, न्यूट्रोनो बम का जो खोज किया था वो कौन किया था? सैमुअल कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल कोहेन के द्वारा। सैमुअल कोहेन। कोहेन और कोल्ट अलग है, ठीक है ना। कोल्ट जो है वो अलग है, जो रिवाल्वर का खोज किया था वो कोल्ट अलग है, ठीक है ना। सैमुअल कोहेन। न्यूट्रोनो बम का खोज कौन किया था? सैमुअल कोहेन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।